Hello everyone, I am Anu and welcome back. We create JRF folder. So guys, अब तक हमारी लीगल एस्पेक्ट की दो क्लासेज हो चुकी हैं। फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस किया था और जो कल वाली क्लास थी सेकंड क्लास, उसके अंदर हम लोगों ने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट को डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10, जो एसेंशियल एलिमेंट को बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो एक एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए, उसको क्या बनाने के लिए, उसको वैलिड बनाने के लिए। तो उससे पहले तब हम सेक्शन 10 को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इन दो स्टेटमेंट को अच्छे से। वैसे हम इस स्टेटमेंट को अपनी इंट्रो क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये दो स्टेटमेंट और इनसे रिलेटेड टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एसेंशियल एलिमेंट समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या होंगे, एग्रीमेंट होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने भी एग्रीमेंट हो वो आपके क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा, तो देखो जब भी हमने क्या पढ़ा है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उससे पहले वो क्या बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट बनने के बाद ही वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा कि वो एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा। किसी भी एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाए कि वो एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा, तभी तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या हुई कॉन्ट्रैक्ट की, इससे पहले कि वो एग्रीमेंट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या हो चुके होंगे, पहले से ही एग्रीमेंट हो चुके होंगे। इसलिए तो कहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, तब जो भी स्टेज पे पहुंचा है वो पहले क्या बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, ठीक है ना। आप ऊपर चढ़ते हो तब आपको क्या, नीचे वाले से डी क्रॉस करोगे तभी तो ऊपर जाओगे ना, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली ऊपर चले जाओगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फर्स्ट स्टेज क्या है, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट हुआ होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो इसलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है मेरे, वो सारे क्या है बच्चों, एग्रीमेंट है, ठीक है ना। लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो ऐसे भी तो हो सकता है कि एग्रीमेंट बन गया लेकिन वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ना हो। जो भी सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट है वो उसके अंदर प्रेजेंट ना हो तो वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा। इसलिए तो क्या कहा है कि जितने भी एग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि वो लास्ट में जाके क्या बने, वैलिड एग्रीमेंट बने, वो वहां पे खत्म भी हो सकते हैं अगर उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो एनफोर्सिबिलिटी है लॉ के द्वारा, वो क्या ना हो बच्चों, फुलफिल ना हो। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या सारे एग्रीमेंट मेरे क्या नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब देखो, अब एक एक डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि जो आपकी सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या दे रखी है। तो सबसे पहले बात आती है प्रपोजल की। तो प्रपोजल की क्या डेफिनेशन दे रखी है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ये गिवन आपका सेक्शन 2 क्लोज ए के अंदर, कि जहां पर एक पर्सन अपनी फीलिंग रखता है, अपनी विलिंगनेस रखता है दूसरे के सामने कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और कुछ ना होने के लिए, ठीक है ना। और सामने वाला अपनी एसेंट दे देता है, मतलब कि उसको सामने वाले से एसेंट मिल जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रपोजल कहलाएगा। इसको समझो एक एग्जांपल साथ, दो वर्ड के इसने क्या कहा यहाँ पे, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। देखो टू डू समथिंग कैसे, मान लो ए है अपनी कार सेल करना चाहता है, किसको, बी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ने प्रपोजल रखा किसके सामने, दूसरे के सामने, कुछ करने के लिए, कि क्या कहा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, और बी अपनी एसेंट दे देता है, ठीक है ना, और बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो विलिंगनेस है ए की दूसरे के सामने की कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, तो वो क्या होगी, यहाँ पे उसको एसेंट मिल गई, ठीक है ना। अब बात आती है टू, मतलब कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब ये वाला केस लेके देखो, मान लो ए है और बी है। ए ने क्या करा, बी को लोन दिया 2 लाख रुपए का, लेकिन ड्यू डेट पे बी ने उसकी रीपेमेंट ए को नहीं की। तो ए बी के पास जाकर क्या कहता है, अगर मेरी रीपेमेंट नहीं करेगा तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा आपके खिलाफ। तो इस केस में बी डर कर क्या कहता है ए को, कि ठीक है विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में के अंदर जो पेमेंट है मैं 2 लाख की वो कर दूंगा, मेरे को टाइम दो, कितने दिन का, 1 महीने का। तो ए इसको एक्सेप्ट कर लेता। तो यहाँ पर जो बी ने प्रपोजल रखा है ए से, वो किस पर्पज से रखा है, कि वो उस चीज से, उस एक्शन से बच सके। इसलिए तो बी ने क्या रखा है कि सामने प्रपोजल रखा है कि ए उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल ना करे।
तो ये जो केस हुआ, ये किस चीज का केस हुआ बच्चों आपके सामने, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जो बी ने कॉन्ट्रैक्ट रखा वो एब्सटेन मतलब बचने के लिए किसी चीज से, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रखा है। और एक बात और याद रखना है, जो भी प्रपोजल रखता है, यहाँ पे किसने प्रपोजल रखा, बी ने, यहाँ पे किसने प्रपोजल रखा, ए ने, क्या करने के लिए, अपनी कार को सेल करने के लिए, किसके सामने, अनदर पार्टी के सामने रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी प्रपोजल रखेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोमिसर, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोमिसर। जो प्रपोजल रखेगा और जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोमिसी। इस वर्ड को याद रखना, ठीक है, बात क्लियर यहाँ पे। अब बात आती है ए और बी की। इस केस में देखो, ए बी ने क्या रखा है, प्रपोजल रखा है उस एक्ट से बचने के लिए, तो बी यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोमिसर। और जिसने उसको एक्सेप्ट किया है ए ने, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोमिसी बन जाएगा। ये बात क्लियर। अब मान लो बी इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक्सेप्टेंस हुई है, जो एक्सेप्ट किया है बी ने यहाँ पे, और यहाँ पे किसने एक्सेप्ट किया है उस चीज को, ए ने एक्सेप्ट किया है, तो उस केस में एक्सेप्ट होने के बाद वो प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, प्रोमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इनके बीच में कोई ना कोई कंसीडरेशन शामिल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अंदर यही चीज गिवन है, ठीक है ना। तो प्रोमिस का मतलब क्या है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रोमिस एक्सेप्ट, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाएगी बच्चों, वो प्रोमिस बन जाएगी। और उसके बीच में कोई कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा हो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ मिल रहा हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस एग्रीमेंट के अंदर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या दे रखा है सेक्शन 2E के अंदर की, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, जहां पर हर एक एग्रीमेंट क्या हो, जो प्रोमिस की गई है उसके अंदर क्या शामिल हो, कंसीडरेशन शामिल हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनफोर्सेबल लॉ का मतलब क्या है, जहां पर जो एग्रीमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर कोई ना कोई लीगल ओब्लिगेशन हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो एनफोर्सेबल है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। अगर वो एनफोर्सेबल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रोमिसर और प्रोमिसी की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। जो पर्सन प्रोमिस करता है प्रोमिसर कहलाएगा, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोमिसी कहेंगे। ये बात क्लियर यहाँ पे। फिर बात आती है एसेंशियल एलिमेंट की। अब बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, ठीक है ना। तो देखो क्या लिख रखा है कि एसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर ये एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है वो, सबसे पहला वो एग्रीमेंट होना चाहिए। सोचो देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ दो पार्टी के बीच में तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसका एग्रीमेंट होना, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी वो क्या बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट के अंदर क्या आएगा, प्रपोजल, मतलब कि एग्रीमेंट में क्या, तब किसी ने सामने प्रपोजल रखा हो, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, तो वो क्या बन जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी होना, क्या होना जरूरी बच्चों, एग्रीमेंट का होना जरूरी है, तभी तो क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर आगे बात आती है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी की। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में क्या, कि जहां पर जो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। उसके अंदर क्या आएगा बच्चों, उसके अंदर सबसे पहला कि वो जो पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी एज मेजोरिटी होनी चाहिए। सेकंड, वो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए और वो किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो। अगर ये चीजें क्या है, ये चीजें फुलफिल करता है तो वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि सामने वाले पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और ना किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। बात क्लियर हुई, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर मान लो इसमें से हमने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो माइनर है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। और ये हमने कल भी डिस्कस किया था। वॉइडेबल में क्या था कि एक पार्टी तो बाउंड होगी फुलफिल करने के लिए, लेकिन सेकंड पार्टी बाउंड नहीं है। यहाँ पे जो माइनर होगा, मान लो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ब्रीच कर सकता है और उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो माइनर यहाँ पे बाउंड नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए।
तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जहाँ पे दोनों पार्टी बाउंड हो फुलफिल करने के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी है या फिर नहीं है, वो साउंड माइंड है, मेजर है, या फिर कहीं किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड तो नहीं किया गया हो। अब डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि वो एलियन पर्सन नहीं होना चाहिए, या फिर उसकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए कि जिसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई। फिर बात आती है फ्री कंसेंट की, जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो उस पर्सन की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती से किया है किसी भी पर्सन के साथ तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कि क्या कहा इसने सेक्शन 14 में क्या दिया गया है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन रीजन से नहीं हुआ जो नीचे दे रखे हैं तो वो क्या माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा वो फ्री कंसेंट के साथ हो रखा है। अगर ये चीजें गिवन है जो नीचे हम पढ़ेंगे, अगर उसमें से कोई भी चीज इंक्लूड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहला बच्चों आपका आता है कॉर्सन। कॉर्सन के अंदर क्या, मान लो आपने सामने वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है थ्रेटन करके, फिजिकल और फाइनेंशियल हार्म पहुंचा के। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो ए है, ठीक है ना, उसको चाहिए बी की कोई प्रॉपर्टी, लेकिन बी अपनी प्रॉपर्टी ए को सेल नहीं करना चाहता, तो इस केस में ए मान लो थ्रेटन करता है बी को, ठीक है ना, ये कह के अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं की तो उसको सूट कर देगा या फिर फाइनेंशियल कोई भी हार्म पहुंचा देगा। तो इस केस में जो बी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है और ए के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, ठीक है ना। तो बी के हैंड में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बी की तरफ से देखेंगे तो बी उसको कभी भी ब्रीच कर सकता है और ए बी के खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाएगा। तो बी यहाँ पे क्या हुआ, अनबाउंड पार्टी हुई, बी बाउंडेशन में नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो बी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बात क्लियर। अब बात आती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि जहां पर एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन रखती है सामने वाले के लिए, मतलब कि उसकी हायर पोजीशन है और वो अपनी लोअर पोजीशन वाले को अपनी पोजीशन के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, राजी करता है, ठीक है ना, अपनी पोजीशन का एक तरह से अनफेयर एडवांटेज उठाता है। तो उस केस में वो किसके अंदर आ जाएगा भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, कि अपनी पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन होने के कारण वो क्या कर रहा है अपनी पोजीशन की अनफेयर एडवांटेज उठाकर सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बात क्लियर। अब बात आती है फ्रॉड की। फ्रॉड के अंदर क्या कि आप कोई भी स्टेटमेंट बताते हो सामने वाले को जानबूझकर गलत बताते हो, क्योंकि आपका इंटेंशन ही क्या था, फ्रॉड करने का था वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रॉड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा, मेनली 3 पार्ट के फ्रॉड डिवाइड कर रखे। सबसे पहला फ्रॉड बाय सजेशन। फ्रॉड बाय सजेशन में क्या है कि जो पार्टी होगी उसको वो क्या कहेगा सामने वाली पार्टी को जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये फैक्ट ट्रू है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने वाला अवेयर है कि ये फैक्ट ट्रू नहीं है। देखो समझो कैसे, मान लो 2 पर्सन है ए और बी। ए यहाँ पे क्या है, शूज मर्चेंट है, ठीक है ना। बी क्या है, शूज को खरीदने आया है। बी ने ए को कहा कि मेरे को क्या चाहिए, लेदर शूज चाहिए, ठीक है ना, मेरे को मतलब कि 5 पेयर्स ऑफ लेदर शूज चाहिए। बी ए के साथ कॉन्टेक्ट करता है, ए कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन ए जो कॉन्टेक्ट उसने क्या कहा था कि वो लेदर शूज दे देगा, लेकिन जानबूझकर वो लेदर शूज ओरिजिनल लेदर ना दे के फेक लेदर ट्रांसफर दे देता है किसको, बी को। और बी को तब ये पता लगेगा कि वो लेदर क्या है, फेक लेदर है, ओरिजिनल लेदर नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है। तो बी के हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। बी के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और बी उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ब्रीच कर सकता है। ए उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाएगा। अब बात आती है फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट में क्या आ जाएगा, जहां पर जो फ्रॉड, जो सामने वाली पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो जानबूझकर जो मटेरियल फैक्ट है ना वो डिस्क्लोज नहीं करती सामने वाले को। क्योंकि देखो कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमारी ड्यूटी बनती है कि सामने वाले के जो हम जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
उसको हम वो मटेरियल फैक्ट क्या करें, डिस्क्लोज करें, लेकिन हम वो डिस्क्लोज ही नहीं करते, ठीक है ना। वो किस में आ जाएगा आपका, फ्रॉड बाई एक्टिव कंसीलमेंट में। देखो अब मान लो ये ए और बी है, ए अपनी कार सेल कर रहा है किसको, बी को, लेकिन ए को ये पता था कि उस कार की जो टैंक है उसके अंदर होल हो रखा है, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसने बी को नहीं बताया, ठीक है ना। ए ने प्रपोजल दिया था कार सेल करने का, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो बी के सामने डिस्क्लोज करे, लेकिन ए उसको क्या नहीं करता, डिस्क्लोज ही नहीं करता। और ए को पता है कि कार के टैंक के अंदर क्या हो रखा है, होल हो रखा है, और बी के सामने डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो किस में आ जाएगा, फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट में आ जाएगा। और बी के लिए वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। बी को पता लगने के बाद कि इसके टैंक में होल है, फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कि हमने जो प्रोमिस की वो इसलिए की कि हमें पहले ही पता था कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए ने लोन लिया बी से, ए ने क्या किया, लोन लिया बी से, ठीक है ना। ए ने क्या लिया, यहाँ पे लोन लिया कितने का, 2 लाख रुपए का। अब बी ए ने जो लोन लिया उसकी पहले से ही ये इंटेंशन थी कि वो बी को उसको रीपे नहीं करेगा, तो यहाँ पे प्रोमिस क्या किया कि मैं वो लोन है 3 मंथ के अंदर रीपे कर दूंगा, लेकिन प्रोमिस तो कर दिया, लेकिन पहले से ही उसकी इंटेंशन क्या थी कि मैं ये जो प्रोमिस किया है मैं इसको परफॉर्म ही नहीं करूंगा, तो ये किसका पार्ट बन जाएगा बच्चों, फ्रॉड का पार्ट बन जाएगा। अगर बी को पता लगता है तो बी ए के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, लेकिन ए यहाँ पे कोई भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक पार्टी क्या है, बाउंड है उसको परफॉर्म करने के लिए, और एक पार्टी बाउंड नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो फ्रॉड के तीनों पार्ट क्लियर। सबसे पहला फ्रॉड बाय सजेशन, कि जहां पर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो सामने वाले के साथ, मतलब कि आप क्या कहते हो कि ये चीज ट्रू है, लेकिन आपको पता है कि जो आप सामने वाले को बता रहे हो वो चीज रियल में नहीं है, वो चीज क्या है, फेक है, ठीक है ना। वो क्या आ जाएगा, फ्रॉड बाय सजेशन। फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट में क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है आप वो डिस्क्लोज नहीं करते सामने वाली पार्टी के साथ। और थर्ड क्या आ जाएगा, कि आपने कोई प्रॉमिस कर लिया, लेकिन आपको पहले से ही पता है, आपने पहले से ही मन बना रखा है कि मैं इस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करूंगा, तो भी किसका पार्ट बन जाएगा, आपका फ्रॉड का। और ये आपका कहाँ था, सेक्शन 17 के अंदर। ये मैं आपको इसलिए इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपका एमसीक्यू बन सकता है इजिली यहाँ से, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। अब बात आती है मिस रिप्रेजेंटेशन की, ये आपका कहाँ की होना है, सेक्शन 18 के अंदर। अब देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होगा, जहाँ पे आपने फ्रॉड किया था वो आपने जानबूझकर उसके अंदर आपने इनोसेंटली वो क्या किया था, फ्रॉड किया था, ठीक है ना, जानबूझकर। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जहाँ पर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, लेकिन जो पार्टी करने वाली जिसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है उसको ही नहीं पता कि उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो क्या दी गई है, गलत दी गई है, ठीक है ना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली विद द होनेस्ट बिलीफ एज टू इट्स ट्रूथ, कि आप ये सोच रहे थे कि वो ट्रू है, लेकिन आपको ही नहीं पता था कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को वो क्या है, वो गलत है, ठीक है ना। बाय पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी सामने वाले के साथ कोई भी फ्रॉड करने की। अगर आपकी इंटेंशन होती तो वो क्या बन जाता, आपके लिए फ्रॉड बन जाता, ठीक है ना। आपकी इंटेंशन नहीं थी इसलिए तो क्या बन गई, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बात। अब बात आती है मिस्टेक की। मिस्टेक को जो आपका मेनली जो पार्ट में डिवाइड कर रखा बच्चों का रखा 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है ना। सबसे पहला मिस्टेक एज टू द लॉ और मिस्टेक एज टू द फैक्ट। तो याद रखना मिस्टेक का मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जो एसेंशियल एलिमेंट थे उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो रखी है। एक तो आपका हो सकता है आपने लॉ की मतलब कि मिस्टेक, लॉ के अंदर कोई मिस्टेक हुई आपसे। सेकंड हो सकता है कि मिस्टेक फैक्ट के अंदर हुई है। लॉ के अंदर मिस्टेक का मतलब क्या है, लॉ के अंदर मिस्टेक का मतलब है कि आप कोई भी लॉ फॉलो नहीं करोगे कंट्री का, जिस कंट्री में आप रहते हो, तो उस केस में आप जाके ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे को इस लॉ के बारे में मालूम नहीं था, ठीक है ना। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ा था, आपको याद हो कि आप मान लो बाइक चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं डाल रखा, तब आपका चलान कटे, तो आप सामने वाले को क्या कहो कि मेरे को नहीं पता था कि हेलमेट डालना क्या है
लीगल है, उस लॉ के द्वारा परमिट कर रखा है, तो आप ये एक्सक्यूज सामने वाले को नहीं दे सकते। अगर आप उस कंट्री के अंदर रहते हो तो हम एक्सेप्ट, मतलब कि सब लोग क्या करते हैं, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है कि आपको कंट्री की लॉ के बारे में नॉलेज होगी। वहां पे आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते इग्नोरेंस ऑफ लॉ का, कि मेरे को लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये किस में आ जाएगा बच्चों, आपका मिस्टेक ऑफ द लॉ। एक बात याद रखना, जो हमने फ्री कंसेंट के बिना पढ़े, जो ऊपर वाले जितने भी हमने पार्ट पढ़े, कॉर्सन पार्ट पढ़ा हमने, फ्रॉड पढ़ा, ठीक है ना, या फिर हमने मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जितने भी हमने पार्ट पढ़े वो जो भी आएंगे उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइडेबल बनता है। और काइंड ऑफ मिस्टेक में जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट नील हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। लेकिन ऊपर वाले जो पार्ट थे, जितने भी 4 पार्ट हमने ऊपर पढ़े, उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका बच्चों को कैसा बन जाएगा, वॉइडेबल। हमने एग्जाम्पल में देखा था जैसे, ठीक है ना, ए और बी के केस में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ करता है एक के हाथ में, क्लियर हुआ। लेकिन मिस्टेक के केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक एज द लॉ को मैं क्या, और लेटिन वर्ड में इसको क्या कहते हैं, इग्नोरेंस जूरिस नॉन एक्यूसेट। ठीक है ना, इसका लेटिन वर्ड है ये, याद रखना इसको। अब बात आती है, मान लो फर्स्ट केस तो क्या था कि आप उस कंट्री की हो और फिर आपने लॉ की मिस्टेक कर दी, तो उस केस में आपको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा कोई भी। लेकिन आप फॉरेन लॉ, आप फॉरेन कंट्री में जा रखे हो, जब आपने कोई भी गलती कर दी तो उस केस में आपको एक्सक्यूज मिल सकता है कि आप फॉरेनर हो तो आपको लॉ का पता नहीं था, तो वहां कहीं ना कहीं आपको एक्सक्यूज मिल सकता है। तो उस केस, ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई, और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा उस केस के अंदर, वॉइड बन जाएगा। क्योंकि मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ को हम क्रिएट करते हैं मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। अब देखेंगे कि मिस्टेक ऑफ द फैक्ट क्या है, ठीक है ना। देखो, मिस्टेक एज टू फैक्ट क्या होता है कि आपने जो भी फैक्ट, जो भी रिलेटेड मैटर था जिसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक हो गई आपकी, उसके ऊपर क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, जो इंपॉर्टेंट मैटर था उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक हो गई। अब मिस्टेक ऑफ द फैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट वाला यूनिलेटरल मिस्टेक, सेकंड बाइलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल सेक्शन 22 के अंदर गिवन और बाइलेटरल सेक्शन 20 के अंदर। यूनिलेटरल में क्या क्या होगा, जब जो मिस्टेक हुई है इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, एसेंशियल फैक्ट के ऊपर, वो सिर्फ एक पार्टी की तरफ से हुई है, एक पार्टी की तरफ से मतलब कि एक ही पार्टी की तरफ से वो मिस्टेक हुई है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड। अगर वो मिस्टेक जानबूझकर ना की गई हो, अगर वो मिस्टेक जानबूझकर की गई हो तो क्या मान लिया जाएगा उसको, उसको माना जाएगा फ्रॉड। क्योंकि कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन जानबूझकर करते हो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉड में। अगर वो जानबूझकर नहीं हुई तो वो मिस्टेक मानी जाएगी, अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक हुई है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया जाएगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल से, मान लो ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कार को सेल करने का, ठीक है ना, तो ए ने जो प्राइस सोचा था 2 लाख का, लेकिन जो रिटर्न एग्रीमेंट में ए ने बाय मिस्टेक जो प्राइस लिख दिया वो लिख दिया 1,70,000 का। तो अब जो बी पेमेंट करेगा वो कितने की करेगा, 1,70,000 की पेमेंट करेगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या मान लिया जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा, ना कि 2 लाख वाले को। क्योंकि बाय मिस्टेक ए ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट के अंदर जो प्राइस लिखा वो 1,70,000 लिख दिया और वो एग्रीमेंट बी को दे दिया। अब बी क्या करेगा, 1,70,000 पेमेंट कर देगा ए को और उसकी कार ले लेगा। यहाँ पर ए इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कितने में, 1,70,000 में। तो ये क्या थी बच्चों, यूनिलेटरल, जहाँ पे एक पार्टी की तरफ से क्या हो जाए, कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। याद रखना इसको। अब बात करते हैं बाइलेटरल की। बाइलेटरल के यहाँ जहाँ पे दोनों पार्टी कहीं ना कहीं किसी मिस्टेक के अंदर हो, ठीक है ना, बोथ पार्टी अंडर मिस्टेक, जहाँ पे दोनों पार्टी मिस्टेक के अंदर हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एसेंशियल फैक्ट है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक हो दोनों पार्टी को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों आपका बन जाएगा क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे, देखो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए क्या हो गया, एग्री हो गया बाई करने के लिए हॉर्स को बी से, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कितने रुपए में, मान लो 1,00,000 रुपए में, बात क्लियर। लेकिन जब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसी रात जो हॉर्स है वो डेड हो गया, मतलब कि वो हॉर्स की डेथ हो गई किसी भी रीजन से, ठीक है ना। तो इस केस में ना ए को पता था ना बी को पता था कि हॉर्स मर चुका है, और दोनों क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में दोनों पार्टी अवेयर नहीं थे इस चीज से रिलेटेड
कि जो एसेंशियल मैटर है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो चीज है ही नहीं, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा आपका उस केस में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इस बात को याद रखना। अगर मेरी जो मिस्टेक है वो बाइलेटरल है तो क्या बन जाएगी मेरे लिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। अगर मिस्टेक हो रखी है फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग तो उस केस में भी जो मिस्टेक हो क्या बन जाएगी, वॉइड बन जाएगी। लेकिन जो मिस्टेक हो रखी है लॉ में, अगर मैं खुद की कंट्री में रहती हूँ, मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो उसको इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। ठीक है ना। अगर कोई मिस्टेक यूनिलेटरल मिस्टेक है तो उस केस में वो क्या रहेगी, वैलिड मिस्टेक रहेगी। तो याद रखना, यूनिलेटरल के केस में और मिस्टेक कर रखी है अपनी कंट्री के अंदर लॉ से रिलेटेड तो वो वैलिड मानी जाएगी। अगर मैंने फॉरेन लॉ के में कोई मिस्टेक कर रखी है या फिर वो बायलेटरल मिस्टेक है तो वो मिस्टेक क्या कहलाएगी बच्चों, वॉइड मिस्टेक कहलाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा फ्री कंसेंट के अंदर किस किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, किस किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे फ्री कंसेंट के अंदर, एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपसे किसी ने कोई कॉन्टेक्ट कर रखा है तो डरा धमका कर वो इंक्लूड नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई कॉन्टेक्ट कर रखा वो भी इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम वॉइडेबल मानेंगे। फ्रॉड से कोई कॉन्टेक्ट कर रखा उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, वॉइडेबल। मिसरिप्रेजेंटेशन से कोई कॉन्टेक्ट हो रखा वो भी वॉइडेबल होगा। लेकिन मिस्टेक से कोई भी कॉन्टेक्ट हुआ है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। अगर वो मिस्टेक बायलेटरल है या फिर वो मिस्टेक फॉरेन लॉ के अंदर हो रखी है, फॉरेन लैंड के ऊपर हो रखी है उसके लॉ से रिलेटेड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है आपका, वॉइड बन सकता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट किस चीज का होना कंपलसरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल होने के लिए, किस चीज का एसेंशियल होना कंपलसरी है। तो देखो, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट शामिल होना चाहिए। अब कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझो, अच्छे से क्लियर होगा। अगर मान लो किसी भी आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है सामने वाले से, उसमें कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट की कमी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो गैम्बलिंग या फिर गेम कहलाएगा। ठीक है ना। कैसे, देखो, मान लो जो ए और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस में, ठीक है ना, ए और बी के बीच में जो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कार को सेल करने का, कितने में, 2 लाख रुपए में। तो अब जो ए को ए के लिए जो कार है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है ना। बी के लिए वो कार क्या होगी बच्चों, कंसिडरेशन होगी, क्योंकि उसको मिल रहा है किसके बदले, पैसों के बदले। अब जो पैसे देगा बी, 2 लाख रुपए, किसको, ए को, तो उसके लिए वो क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए कि वो उसको क्या कर अपनी कंसिडरेशन को लेने के लिए कुछ ना कुछ दे रहा है, ऑब्जेक्ट हुआ उसके लिए वो। और ए को जो 2 लाख रुपए मिलेंगे उसके लिए बच्चों को क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल होने के लिए उसके अंदर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अगर सामने शर्त रखिए, बैट लगाइए कि बारिश हुई तो मैं क्या दूंगा, 500 रुपए दूंगा, अगर नहीं हुई तो तू मेरे को क्या देना, 500 रुपए देना। अभी यहाँ पे देखो कंसीडरेशन तो शामिल है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब कि ए को उसके बदले कुछ मिलना चाहिए और बी को उसके बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस कंसिडरेशन के अंदर इनका कोई भी ऑब्जेक्ट शामिल नहीं है तो ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एज अ गेम और गैम्बलिंग क्या माना जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा और उसको वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। मान लो 500 रुपए नहीं देता, बारिश हो भी जाते फिर भी 500 रुपए नहीं देता तो इसको हम वॉइड मान लेंगे। ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब मानेंगे, तब उसके बीच में ऑब्जेक्ट भी हो और कंसिडरेशन भी हो। ठीक है ना। बात क्लियर। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, मान लो ए अपनी वॉच सेल करना चाहता है बी को 2000 रुपए में। ठीक है ना। तो ए जो अपनी वॉच सेल करा उसके लिए क्या हुई, वॉच ऑब्जेक्ट हुई, बी के लिए वॉच क्या हुई, कंसिडरेशन हुई। इसी तरह जो पेमेंट मिलेगी ए के लिए वो कंसिडरेशन हो जाएगी और बी के लिए क्या बन जाएगी, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, उसको पे कर रहा है और उसके बदले उसको कोई ना कोई कंसिडरेशन रिसीव हो रही है। ऑब्जेक्ट के बदले जो भी हमें मिले, मतलब हम जिस चीज को देंगे वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है और उसके बदले जो हमें मिलेगा वो हमारे लिए क्या बच्चों, कंसिडरेशन है। बात क्लियर। अब बात आती है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सामने वाले पार्टी से वो लॉ के द्वारा वॉइड नहीं होना चाहिए। ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट जो लॉ ने पहले से वॉइड कर रखे हैं। ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लॉ ने क्या कर रखा है उसको पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है वॉइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं।
फिर बात आती है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी की, कि जो भी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी है उसका होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो रिटर्न में होना चाहिए। अगर वो रिटर्न में नहीं है और सामने वाली पार्टी उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करती, तो उस केस में हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोर्ट क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। वो कब होंगे, तब वो रिटर्न में होगा। रिटर्न में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो लीगल फॉर्मेलिटी करवाना कर जरूरी है। अगर मेरे को क्या करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल करवाना है लॉ के द्वारा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा लॉ के द्वारा, अगर मैंने नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल नहीं किया। अब जो लास्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस की, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सामने वाले के साथ वो परफॉर्म कर सकूं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह दो, मैं जिसे ना वो कह दे कि मैं है ना ट्रेजरी बॉक्स निकाल सकता हूँ हवा से, समुंदर से, मैं ना खजा ऐसे सोने के सिक्के निकाल सकता हूँ, तो क्या ये ट्रू है? ये इम्पॉसिबल है अपने आप में, तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसको आप इजिली परफॉर्म कर सको। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया जिसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो बच्चों, ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे जो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए, उसको क्या बनने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।